भाईजान, जो खेल हो रहा है भाई साहब, बहुत भयानक खेल हो रहा है इस देश के साथ। अगर आप साजिशों को नहीं समझते हैं तो ये मोदी राज कैसे चल रहा है उसको आप समझ ही नहीं सकते। कल सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलानी चाहिए थी। ये जो तीनों चारों बड़े बड़े अफसर गए थे, अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और थर्ड अटॉर्नी जनरल और फोर्थ अटॉर्नी जनरल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए था गेट लॉस्ट। लेकिन क्या हो रहा है? मोदी जी की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, मोदी जी की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बता रही है। मोदी जो कर रहे हैं वो इस देश के आम हिंदू की जो आस्थाएं हैं उसके भी खिलाफ जा रहे हैं। ये आरएसएस में जब कोई दलित आता है, जब कोई ऐसी आता है तो उसको उसका पूरा का पूरा दिमाग वो ब्राह्मणवादी कर देते हैं। यही आरएसएस का काम है। ट्रेड डिपार्टमेंट का कोई मंत्री होगा हमारी मंत्रिमंडल में, नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं हो, कहीं दिखता भी नहीं है। रेलवे मिनिस्टर इस देश में नहीं है, मोदी जी ट्रेन चलवाते हैं। इस देश के अंदर कोई नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयमेंट का कोई नहीं है, मोदी जी सारा बांटते हैं। इस देश के अंदर आरएसएस के चीफ की मौजूदगी के अंदर मुख्य आहुति देने वाला और जजमान जो होता है वो मोदी होता है। जब श्री राम मंदिर की वो जब उसका श्री गणेश किया जाता है ना, तो ये क्या हालत हो गई है। 2017 से 2021 के बीच में सारे देश के अंदर 1278 रेप हुई हैं और रेप के दौरान उनका मर्डर किया गया है। 2017 से 2021 तक ये मोदी जी का पीरियड भी है। यूपी में 218, असम में 191, मध्य प्रदेश में 166, महाराष्ट्र में 133, राजस्थान में 39, छत्तीसगढ़ में 32, बंगाल में 30। टॉप पर कौन है? यूपी। और जिनका मोदी जी नाम ले रहे हैं कि मणिपुर की तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहां तो बहुत नीचे जाकर है उनका, हालांकि वो बहुत शर्मनाक है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश की उन घटनाओं पर, उन समाचारों पर चर्चा करते हैं जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना दे करके अधूरी इंफॉर्मेशन आपको गोदी मीडिया पहुंचाता है। और उसको किस तरह से डिस्कस किया जाता है, चर्चा में लाया जाता है, वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कि अभी एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई ऐसे बयानात दिए हैं जिस पर चर्चा हो रही है। एक तो जो विपक्ष का जो अलायंस बना है उस पर उनकी बहुत ही तीखी किस्म की, घटिया किस्म की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने तकरीबन विपक्ष को आतंकवादी बताने की कोशिश की है। उसके बाद उन्होंने देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का दावा किया। अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे अगर तीसरा मौका मिले, तीसरी बार सरकार बनाने का, तो देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर चर्चा में यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सबसे बड़े मुखिया हैं उनका एक्सटेंशन कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में क्या कुछ ये जोड़ तोड़ चल रहा है, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है? आमतौर पर जो आम जनता जान रही है क्या वैसा ही है या उससे आगे भी कुछ है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शमसुल इस्लाम साहब, जो जाने माने राइटर हैं, थिंकर हैं और आपको कई बार अब से पहले आपसे मिल चुके हैं और अपनी बात बहुत ही एविडेंसेस के साथ, सबूतों के साथ रखते हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। जी नमस्कार, सलाम, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आप ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री जी का जो नया रूप एक तरह से नजर आ रहा है इंडिया नाम के अपोजिशन अलायंस बनने के बाद, एक के बाद एक बयानात आ रहे हैं, इसमें आप क्या कंफर्ट लेवल ठीक समझ रहे हैं या ये घबरा करके कुछ बातें कर रहे हैं? क्या कुछ है, आप कैसे समझ रहे हैं? मैं आपने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप दिल्ली से बहुत दूर हैं, लेकिन वहाँ भी आपने देखिए ये हमारी हफ्तावार जो मीटिंग है ये
ये पुलिस के संदर्भों में वो हफ्ता होता है, लेकिन ये हमारा वो हफ्तावार के जिसमें हम अपने देश के लोगों के साथ अपना दुख दर्द बांटते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं। हमारी हफ्तेवारी जो मीटिंग है आपने उसको कैंसिल नहीं किया जी है। जी जी, नहीं और मेरी आज पूरी कोशिश रहती है, मेरी आज पूरी आज पूरी आशूरा का भी दिन है, उस सब में भी आज उसके बावजूद आप मौजूद हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे लग रहा है कि इस कमिटमेंट के साथ और इस जज्बे के साथ हम लोग कामयाब होंगे अपने देश को बचाने में, अपने देश के प्रजातंत्र को बचाने में। देखिए, आपने जो फरमाया कि मोदी जी का नया रूप सामने आ रहा है, मैं इसको एक दूसरे तरीके से कहूंगा कि मोदी जी का जो व्यक्तित्व का, उनका नैतिक और सच बोलने का जो पतन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये नया रूप नहीं है। यानी जब आप पतन के दरवाजे को खोल देते हैं, उस फ्लड गेट को खोल देते हैं, और आप जब डीजेनरेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर उसका अंत जो होता है वो बढ़ता ही रहता है। मर्ज बढ़ता ही रहता है जब तक उसका बाकायदा बाकायदा इलाज नहीं किया जाता, और इलाज जनता करती है, इलाज जनता करती है। तो आप दो तीन चीजें जो हैं बहुत अहम हैं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि हमको शुरू करना चाहिए। परसों उन्होंने परसों शाम अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र, जिसको उन्होंने भारत मंडपम का नाम दिया, भारत मंडपम पर में तकरीर करते हुए उन्होंने जो एक कर्म किया, और वो इस देश के प्रजातंत्र के लिए बड़ा खतरनाक फिर एक संकेत है। और ये पहली बार संकेत उन्होंने नहीं दिया, लेकिन देश जो है खामोश बैठा है। इस देश को जो लोग बचाने की बात करते हैं, प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, पता नहीं वो कहाँ चुप बैठे हैं, उनको क्या क्या हो गया है। वो था कि उन्होंने एक खास धर्म की, और उस खास धर्म में भी एक विशेष तरह की पूजा की। और पूजा जो है, चलिए ठीक है भाई, आप पंडितों को बुला लेते, लेकिन आप उसमें मुख्य पुजारी बनकर रहते हैं। मुख्य आहुति देने वाले आप जिजमान होते हैं उसके अंदर, आप उसके अंदर मुख्य जिजमान होते हैं। और ये वो पहली बार नहीं कर रहे थे, और ये जब वो कर रहे हैं तो हजारों लोग मौजूद हैं, सारी दुनिया के एम्बेसडर्स हैं, बड़ी फिल्म के लोग हैं, जिसमें क्या नाम है उनका, आमिर खान वगैरह, जो उन्होंने तो ट्वीट करके वो बहुत जबरदस्त उन्होंने किया। और वो जब शिलान्यास किया था पूजा के साथ मोदी जी ने, और उसके बाद जब सिंगोल लगाया था, उसमें भी आमिर खान खास तौर पर रहते हैं। आमिर खान की कौन सी फाइल है मुझे पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कभी आने वाला तारीख लिखने वाले जो हैं वो बताएंगे। तो खैर, वो जो पूजा की उन्होंने, उसमें एक चर्चा ये हो रही है कि देखो यार, इस देश में मुसलमान भी तो रहते हैं, ईसाई भी तो रहते हैं, आपने उनके धर्म गुरुओं को नहीं बुलाया। और कल इस तरह की बहुत यानी बहस को, जो सारी सच सर के बल खड़ा है, उसको सही तरीके से नहीं लेने का मतलब क्या है कि मोदी जी जो उसको हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, वो बहुत समझदार लोग भी बना दे रहे हैं। देखिए, आप मोदी जी क्या कर रहे हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है कि वो उन्होंने इस्लाम धर्म के हिसाब से नहीं कराया, ईसाई धर्म के हिसाब से नहीं कराया। उन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से भी जो कराया वो ज्यादा खतरनाक है, जो हिंदू धर्म की उनकी कल्पना है। देखिए, हिंदू धर्म में हिंदू धर्म का कोई एक भगवान नहीं है, एक गॉड नहीं है, एक किताब नहीं है। सच है ना, ये करोड़ों भगवान हैं। और आज भी जो हम जानते हैं, जिसको मोदी जी, जिसके कार्यकर्ता हैं, जिसके होल टाइमर हैं, और जिसका वो कहते हैं कि आरएसएस, गुरु गोलवालकर जी ने मुझे इस जगह पहुंचाया, मैं उनसे ट्रेंड हुआ हूं। तो वो भी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, उसमें सैकड़ों सेक्ट हैं, सैकड़ों फिरके हैं। तो मोदी जी ने कबीरपंथी किसी को नहीं बुलाया, लिंगायत में से किसी को नहीं बुलाया, वोकलिगा साधुओं में से किसी को नहीं बुलाया, सतनामी साधुओं में से किसी को नहीं बुलाया, आर्य समाजी साधुओं में से किसी को नहीं बुलाया, ब्रह्म कुमारी जिससे हमारी राष्ट्रपति जुड़ी हुई हैं, मुर्मू जी, उनमें से किसी को नहीं बुलाया। तो मैं सोच रहा हूं कि आप हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों को तो आप जाने दीजिए, वो तो इस देश के नागरिक हैं नहीं आरएसएस के हिसाब से। और गोलवलकर ने, जो गुरु ऑफ हेट है, उसने लिख दिया चैप्टर 16 में
नवनीत विचार नवनीत में, बंच ऑफ थॉट में, कि इस देश के 3 इंटरनल थ्रेट हैं। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट, और इनका हमने सफाया करना है। भाई ये मोदी जी जो करने जा रहे हैं वो मुसलमान और ईसाई से ज्यादा खतरनाक गेम खेलने जा रहे हैं, जिसको इस देश के सेकुलर हिंदुओं ने समझना पड़ेगा। उसने इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कल एक बातचीत में था मैं, जिसमें पैनल में काफी नामी, बहुत सेकुलर, बहुत ईमानदार, बहुत माइनॉरिटीज के साथ, डेमोक्रेसी के साथ खड़े रहने वाले, जेलों में जाने वाले, कोर्ट में जाने वाले ऐसे लोग थे। लेकिन बहस क्या हो रही थी कि इसमें तो मुसलमान भी रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन मोदी जो कर रहे हैं वो इस देश के आम हिंदू की जो आस्थाएं हैं उसके भी खिलाफ जा रहे हैं। जो हिंदू धर्म के जो जनपक्षीय रूप हैं, जो हिंदू धर्म की जो मान्यता के हिसाब से, जैसे गांधीवादी इसमें नहीं आए। गांधी जो थे वो तो हिंदू धर्म के बहुत बड़े उपासक थे। उनको भी आपने नहीं बुलाया। उनके कुछ लोगों को बुला लेते हैं कि वो गांधी जी का जो मशहूर जो धुन है, जो वो गाते थे हर प्रेयर के अंदर, वो गाने के लिए आ जाते। तो इस बात को समझ लीजिए, मोदी जो खेल खेलने जा रहे हैं वो सबसे बहुत खतरनाक है। वो सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों को हाशिए पर लाने की बात नहीं है। वो इस देश में जो भी हिंदू धर्म के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग खुशबू हैं, अलग अलग रंग हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करके अपनी जगह बनाई है, आपने उन सबको लिए आपने दरवाजा बंद किया है। अच्छा, ये मैं उस बहस में जा ही नहीं रहा हूं कि मोदी जी जो हैं, जब हमारे संसद का शिलान्यास होता है या उसका उद्घाटन होता है, तो राष्ट्रपति हमारे देश की जो संवैधानिक ढांचा है उसकी चीफ है, हमारी आर्म फोर्सेस की चीफ है, हमारी गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उनको आप पूजा में नहीं बुलाते हैं। तो वो शायद ये वजह थी कि वो जो थी वो ट्राइबल है। उससे पहले जब एक दलित राष्ट्रपति था, तो जब इन्होंने शिलान्यास किया था तो हमारी संसद का, तो वो शायद दलित थे इसलिए नहीं आए थे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन चाहिए इसको, मोदी के दफ्तर ने इसको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए शमसुल इस्लाम साहब, मोदी जी अपने आप को पिछड़े वर्ग से बताते हैं जी, और बकौल आपके मोदी जी ब्राह्मण वाला नजरिया, जो हाई कास्ट हिंदू जिसे कहा जाता है, जो कि आप उस बारीकी तक बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो ये कौन सी वजह है कि वो अपने आप को बैकवर्ड भी बताते हैं और ब्राह्मणिकल क्लास को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? ये क्या है? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। मैं नहीं मानता हूं कि जन्म जात से आपकी जाति होती है। आप क्या कर्म करते हैं उससे तय होता है, जो कर्म आप करते हैं। आरएसएस ने क्या कर्म किया है कि इस देश के दलितों को, ओबीसी को, उन्होंने सबको ब्राह्मणवादी दिमाग दे दिया है। हमारे पास आज समय बहुत कम है, हम 25 से 30 मिनट में इसको खत्म करेंगे। मैं आपको एक हाथरस कॉन्स्टिट्यूंसी का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर हाथरस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दिलेर, जो पिछला चुनाव था आदित्यनाथ का, पहला चुनाव जो था, उसमें उनका परिवार जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उनके पिताजी वाल्मीकि समाज से आते हैं और वो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं हाथरस से, मेंबर पार्लियामेंट। और ये जो एमएलए का चुनाव लड़ा था इगलास कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां पर पिताजी 2-3 बार एमपी रहे हैं, वाल्मीकि समाज के, एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बंदा इगलास कौंसी में, जब ये आदित्यनाथ का जो पहला चुनाव था, जिसमें पहली बार यूपी में पावर में आया बाबा, उसमें ऊंची जातियों के घर में जाता था, नीचे बैठता था, अपना गिलास लेकर चलता था, पानी उनके गिलास में नहीं, उसको शायद पिलाते भी नहीं, लेकिन उसको अपनी औकात पता थी, तो ये पीता था, नीचे बैठता था और बोलता था ऊंची जाति के, जब ठाकुरों की या परम ब्राह्मण के जाता था, मेरी जगह यही है, मैंने आपकी सेवा करनी है, मेरे परिवार ने, हमारी जाति ने हमेशा आपकी सेवा की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको फ्रंट पेज पर स्टोरी की थी कि ये रिटर्न ऑफ अनटचेबिलिटी है।
वो नीचे बैठता था, गिलास अपना लेकर जाता था और चप्पल उनके मोहल्ले से बाहर उतार कर आता था, चप्पल उनके मोहल्ले से बाहर उतार कर आता था। आरएसएस से पिछली 2 पीढ़ी से उसका परिवार जुड़ा हुआ था और उसने इंटरव्यू में दिया, इंटरव्यू में कहा है कि ये तो मैं मानता हूं, और सबसे ज्यादा वोटों से जीता था, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। यानी ऊंची जातियां उसके साथ इतना जुड़ गई थी। और जिस साथी को चाहिए होगा, मैं वो लिंक उस स्टोरी का टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको भेज दूंगा, आपको जब भी चाहिए होगा। तो ये आरएसएस में जब कोई दलित आता है, जब कोई ऐसी आता है, तो उसको वो उसका पूरा का पूरा दिमाग वो ब्राह्मणवादी कर देते हैं। यही आरएसएस का काम है। उसको यानी उससे चूंकि ब्राह्मणों वाला काम लेना होता है, ब्राह्मणों के समर्थन का काम लेना होता है, तो उसी को ब्राह्मण बना देते हैं एक तरह से। उसका दिमाग नहीं, उसका दिमाग ब्राह्मण कर देते हैं। बाकी तो छुआछूत तो चलता ही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जब आरएसएस ये कहती है कि हम तो छुआछूत में और जाति में विश्वास नहीं करते, बार बार बताती है मोदी जी ओबीसी हैं। अरे आपके यहाँ तो कोई ओबीसी होता ही नहीं है, तो आप क्यों बताते हो कि वो ओबीसी हैं, है ना। और मैंने हजारों आरएसएस के जब से पैदा हुआ उसके हजारों उदाहरण जमा किए हैं, जबकि गोलवालकर और हेडगेवार दोनों के दोनों, जो उनका दलित, जो उनका बहुजन, जो उनका शूद्र साथी होता था, उसको साथ में खाना नहीं खिलाते थे। जिसको चाहिए, और ये मैं बिल्कुल सीना ठोकर कह रहा हूं, जिसको अगर वो सबूत चाहिए मैं दे दूंगा। हाँ, और कि वो दलित उनके साथ गया तो उसको अलग बिठाते थे ब्राह्मण के यहाँ और कहते थे हमको थोड़ा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी दूसरी बात पर आ जाते हैं। जी ठीक है, मैं उसी पर आना चाहता हूँ शमसुल इस्लाम साहब। वक्त चूंकि आपने बताया कि हमें वो 25 से 30 मिनट में ही खत्म करना है, तो इसमें प्रधानमंत्री जो अब नई बातें जो कुछ बोल रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहते हैं? जो ये नई कहें या उसको रीपैकिंग कहें, अपनी बात को, क्या आपको इसको मजे की बात यह है, मोदी जी उस मंडपम को करते हुए, मंडप अच्छा खासा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कर्नाटका तमिलनाडु से हमने शब्द लिया है, ये सब है। और वो उसके किस भगवान से उन्होंने लिया है, वो सब उन्होंने कर रहे हैं। उसमें अब भगवान बटेश्वर के अनुभव मंडप की परिकल्पना से है। ठीक है जी, चलिए वो तो हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, मंडपम क्या था? वो घास फूस का बना हुआ था, उसमें ईंटा गारा था ही नहीं, उसमें टॉयलेट बाथरूम एसी थे ही नहीं। अरे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है हमारा प्रधानमंत्री के, मैं उसको देखकर कर रहा हूं। तुम तो कंपटीशन कर रहे हो बाइडेन के व्हाइट हाउस से, तुम कंपटीशन कर रहे हो इंग्लैंड की रानी के महल से, तुम कंपटीशन कर रहे हो फ्रांस के जो वो गुंडा और लफंगा जो वहां का प्रेसिडेंट है, उसने जो इमारतें बनाई हैं। तुम राजाओं महाराजाओं की बिल्डिंगों से, तुम मुगलों की बिल्डिंगों से तुम के बराबर के घर बनाना चाह रहे हो, और बात कर रहे हो कि भगवान बटेश्वर से लिया है आपने, भगवान विशेश्वर से लिया है आपने, किसी आध्यात्मिक गुरु से लिया है। तुम तो गुरुकुल बनाओ ना। और उसके बाद जो जरा सुन लीजिए, जो दूसरी बहुत शर्मनाक बात है उन्होंने वो फरमा रहे हैं। अब बताइए, उसका आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं, और इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये ट्रेड डिपार्टमेंट का हॉल है। ठीक, ट्रेड डिपार्टमेंट का कोई मंत्री होगा हमारी मंत्रिमंडल में? नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं हो, कहीं दिखता भी नहीं है। रेलवे मिनिस्टर इस देश में नहीं है, मोदी जी ट्रेन चलवाते हैं। इस देश के अंदर कोई नौकरी देने वाला, एम्प्लॉयमेंट का कोई नहीं है, मोदी जी सारा बांटते हैं। इस देश के अंदर आरएसएस के चीफ की मौजूदगी के अंदर मुख्य आहुति देने वाला और जिजमान जो होता है वो मोदी होता है। जब श्री राम मंदिर की वो जब उसका श्री गणेश किया जाता है ना, तो ये क्या हालत हो गई है, ये क्या करके रखा। लेकिन उसके साथ जो देखिए बड़बोलापन जो कर रहे हैं, और सुनिए, ये जरा सुन लीजिए उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मुझे लग रहा है कि इस देश में बहुत साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इस देश में बहुत मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए जी, सुन लीजिए जनाब। मैं उनके शब्द जो पीएम की साइट से मैंने डाउनलोड किया है। भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय आनंदित है और गर्व महसूस कर रहा है। भारत मंडपम भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का आह्वान है। भारत मंडपम भारत की भव्यता और इच्छा शक्ति का दर्शन है। उसके बाद जनाब उन्होंने ये कहा कि हमारी पहली
हमारी हमारी पहली अवधि में, यानी उनका 1914 से जो 2014 से 2019 तक था, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर था। हमारी दूसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आया। मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूं कि हमारी तीसरी अवधि में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के तीसरे स्थान पर होगा। आप सुन लीजिए भाई साहब, ये आप सुनिए, एक जरा कॉमन सेंस की बात है। कोई बंदा किसी की तारीफ, अपनी तारीफ करवाना चाह रहा है तो अपने मुंह से नहीं करता है, वो अपने कोई छुटभैये को ले आता है। वो एक इवेंट मैनेजर को लेकर आता है कि बताएंगे कि हमारे ये साहब जो इतना महान काम किया। ये हमारा एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी तारीफ करके ही खुश हो जाता है। और नहीं, अब तो एक नई ट्रेंड है साहब, वो मोदी की गारंटी दी जा रही है। खुद कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। तो ये अब बिल्कुल जिसे ये कहा जाए कि तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम, वो तानाशाही तो कहां से पीछे रह गई। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो होने जा रहा है वो दिमागी तौर पर भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। हाँ। मेरे प्यारे मोदी जी, आप आरएसएस के पुराने आदमी हो, आप गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य के आप रहे हो, है ना, आप देश की हर कमेटी के मेंबर रहे हो, पॉलिटिकल कमेटीज के। आपको ये नहीं पता कि आप एक ही इवेंट मैनेजर ले आइए, आप अपनी कोई मंत्री ले आइए जो आपके बारे में ये सब बोल देगा। आप अपने पीएमओ का जो चीफ आपका एडवाइजर है उसको ले आइए, इसको बदलिए। ये आपके बारे में बहुत खराब एक इंप्रेशन दे रहा है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम शाबू भाई कहते हैं, हम दिल्ली वाले शाबू भाई के, जो अपनी तारीफ करते ही नहीं करता है। लेकिन जरा सा उससे ज्यादा गंभीर मामला है काजमी साहब, जिस वक्त ये साहब बोल रहे हैं। आंकड़े क्या बता रहे हैं ये जो तीसरे इत्तेफाक से इसी वीक में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए। ये हमारे होम मिनिस्ट्री का एक महकमा है, पुलिस का महकमा है, जो सारे देश में क्राइम होते हैं उसका ब्यूरो पेश करता है। और इत्तेफाक से मोदी जी को नहीं पता था, ये एक हफ्ते पहले आ गए। हर साल में एक बार आ जाते हैं जी। ये एनसीए के जो क्राइम है कि 2017 से 2021 के बीच में सारे देश के अंदर 1278 रेप हुई हैं और रेप के दौरान उनका मर्डर किया गया है 2017 से 2021 तक। ये मोदी जी का पीरियड भी है। यूपी में 218, असम में 191, मध्य प्रदेश में 166, महाराष्ट्र में 133, राजस्थान में 39, छत्तीसगढ़ में 32, बंगाल में 30। टॉप पर कौन है? यूपी है। और जिनका मोदी जी नाम ले रहे हैं कि मणिपुर की तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहां तो बहुत नीचे जाकर है उनका। हालांकि वो बहुत शर्मनाक है। एक प्रांत के अंदर, छोटे से प्रांत के अंदर 39 बच्चियां मार दी जाती हैं रेप करने के बाद। यूपी के अंदर 218 है। अच्छा, उसके बाद क्राइम्स दलित के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ। एनसीआरबी ने 2021 का जो डाटा पेश किया है, जो आंकड़े पेश किए हैं, सारे देश के अंदर 50,900 उत्पीड़न के केस हुए हैं शूद्रों के, दलितों के। ये मध्य प्रदेश इसमें सबसे ऊपर है, 7,214। मध्य प्रदेश यानी वो मामा की सरकार है जो बुलडोजर से कम में बात ही नहीं करता है, जिसने लगभग ये तय किया हुआ है कि वो मध्य प्रदेश को मुसलमानों से खाली करा देगा, जो 6-7% है। अरे साहब, उसने पिछले दिनों एक दलित के पैर धो करके पैर धो के गुनाह। मैं आपको कह रहा हूं, आप जो है अभी तो मुसलमानों की सफाई की बात कर रहे हैं, दलित को तो साथ उन्होंने करना ही है, इसीलिए मुसलमानों का सवाल उठा रहे हैं। ये दलित जो होते हैं मुसलमान नहीं होते हैं। हालांकि दलित सारे मुसलमान ही हैं, लेकिन मुसलमानों को आप दलित नहीं मानते। और बहुत सारे मुसलमान भी अपने आप को सोचते हैं कि तुर्रम खाएं, वो तो दलितों से कोई संबंध नहीं है, वो तो सारी सैयदों की औलादें हैं, जो झूठ है एकदम से जी। मध्य प्रदेश के अंदर, सारे देश के अंदर जो पर 1 लाख जनसंख्या पर जो दलितों पर अत्याचार का अनुपात है वो 25.3% है। मध्य प्रदेश के अंदर ये 63.6 है, लगभग 3 गुना भाई साहब। उसके बाद
सुन लीजिए, और शर्मनाक शर्मनाक ये कहानियां, रुलाने वाली कहानियां, लेकिन मोदी जी को ना शर्म आती है, क्योंकि शर्म तो आरएसएस की शाखा में जाने के बाद उन्होंने छोड़ दी है, उसको त्याग दिया है उन्होंने। एनसीआरबी डॉक्टर के हिसाब से लास्ट 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ्स में महाराष्ट्र में कितनी सुसाइड्स हुई हैं, और ये 99% हिंदू हैं। जनवरी के अंदर 62 सुसाइड्स, फरवरी के अंदर 74 सुसाइड्स, मार्च के अंदर 78 आत्महत्याएं किसानों की, अप्रैल के अंदर 89 आत्महत्याएं, मई के अंदर 88 आत्महत्याएं, जून के अंदर 92 आत्महत्याएं हैं। इनको नहीं देकर ये दलाल अखबार क्या छाप रहे हैं, वहां के किसानों ने 1-1 करोड़ रुपया टमाटो बेचकर लगा दिया, 1-1 करोड़ रुपया कमा लिया है एक किसान ने, कोई पूना का किसान है। अरे ये बताओ, ये अन्नदाता, और आज की न्यूज में आपको बता रहा हूं, हमारे ये अन्नदाता जो किसान पैदा करते हैं और जिसके कर्जे नहीं चुकाने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, वो चावल, सफेद चावल पर पाबंदी लगा दी गई है, तो यूरोप अमेरिका में सब जगह हड़कंप मच गया है, नॉन बासमती राइस का दाम 10-10 गुना हो गया है, 1-1 थैला मिल रहा है 1 महीने के अंदर, अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये किसानों की पैदावार, यहाँ के आड़तियों को मदद करने के लिए आपने उस पर पाबंदी रखी है। ये तो किसानों की तरफ से एक शिकायत रेगुलर आ रही है मोदी जी की सरकार में, कि जब कोई फसल का वक्त होता है उस वक्त उस पर एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाती है ताकि उन्हें अच्छी कीमत ना मिल सके, और जब उनके बिकने का वक्त होता है, और ये वक्त जो इनके दोस्त हैं, कारोबारी लोग हैं, वो सब खरीद लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, और फिर उसको महंगा करके ऐसा बेचते हैं, यानी किसान फिर भी नुकसान में, और जो खरीदार है, खरीदार भी नुकसान में, दोनों तरफ से। काजमी साहब, आप सारी दुनिया की इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं ना। किसान भी, जिस दिन चावल का दाम वहां बढ़ गया है तो 3 गुने पर अपना एक्सपोर्ट करो और किसान को उतना पैसा दो। हिसाब रखिए, हमने इस किसान से 100 किलो उठाया था, उस किसान से 5000 किलो उठाया था, उसका हिसाब रखिए, उसको कर दीजिए, वो तब आप पाबंदी लगा देंगे। बाकी हमारी शेयर मार्केट और लूट कर चले जाएं, उसकी आपको चिंता। अच्छा, उससे एक और शर्मनाक सुन लीजिए, हरियाणा पिछले बहुत सालों से आरएसएस के कब्जे में है, आरएसएस बीजेपी के कब्जे में है। क्या आप यकीन करेंगे कि 2023 का जनवरी से जून का जो आंकड़ा है, उसमें 1000 लड़के पैदा होने पर ये लड़कियों की संख्या घटकर 906 हो गई है। इतना इतिहास में कभी नहीं हुआ, हरियाणा के इतिहास में। मोदी जी जो 3rd इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया को विश्व गुरु बनाएंगे, और ये जो कह रहे हैं, हाँ, मोदी जी एक मंडपम के उसमें ये भी कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी में वो क्या क्या कराएंगे? अगर कहीं खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि अगर वो तानाशाही लागू कर देंगे तो पता नहीं क्या हालत होगा। अभी तो मदर की जननी में ये सब हो रहा है। डेमोक्रेसी की जननी बता रहे हैं, और इस डेमोक्रेसी ये हो रहा है, अगर उसमें ये हो रहा है, और अगर ये मोदी जी अपने असली रूप में आ जाएं कि जहां हम एक लीडर, एक झंडा, एक डंडे के तहत सारे देश पर राज करेंगे, जो गोलवलकर ने कहा था 1940 में, तो पता नहीं क्या होगा। अब हम तीसरे बात पर आते हैं जो बहुत ज्यादा शर्मनाक है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मोदी जी ये पूजा कर रहे हैं, मोदी जी क्या क्या करा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ना कोई शर्म आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ना सुओ मोटो हो रहा है, ना इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों को जो अपने आप को सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको किसी को शर्म आ रही है कि कोई तो कोर्ट चला जाए, कोई तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दे कि ये कैसे कर रहा है। ये कैसे कर सकता है? ये कैसे किया जा सकता है कि आप मोदी जी सब जगह की पूजा करेंगे? मोदी जी राम मंदिर की भी शिलान्यास में पूजा करेंगे, वो मंडपम में भी करेंगे, वो पार्लियामेंट में भी करेंगे, वो सब जगह करेंगे, है ना जी। तो ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक भूमिका जो सुप्रीम कोर्ट निभा रही है, और जिस वजह से ये मोदी का ये फांसीवादी रूप और ये हिंदुत्ववादी रूप बिल्कुल खुला दौड़ रहा है, ये गधा, मैं घोड़ा भी नहीं कहूंगा, गधा खुला दौड़ रहा है, ये हिंदुत्व का जो है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को एक फैसला दिया, काजमी साहब, कि संजय कुमार मिश्रा जो
मुझे लगता है कि आरएसएस से ही आते होंगे, क्योंकि इस तरह से बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से किसी फैसले को लागू करना, तानाशाही वाले फैसले को, प्रजातांत्रिक फैसले को लागू करने में आरएसएस में नहीं सीखते हैं आप। दादागिरी करके कैसे लागू करना है वो जो सीखना है। इनका जो सेकंड प्रमोशन था, 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये इलीगल था और कहा कि इनको 31 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा खत्म कर देने का। वो फैसला भी शर्मनाक इसलिए था, अरे जब इलीगल है तो आप कहो कि ये तो इस पर जुर्माना करो और आज से खत्म, 11 जुलाई को खत्म कर देना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन कहा 31 जुलाई तक करो। इसने वहां क्या क्या समेटना होगा पता नहीं, कौन कौन से कागज डिस्ट्रॉय करने होंगे पता नहीं, है ना, क्या क्या चीजें वसूलनी होंगी पता नहीं। तो खैर, लेकिन उसी वक्त में लग रहा था कि ये इसको मोदी की जो सरकार है इसको हटा देगी, कोई इतनी भद पिट गई, इतना ये सब हो गया। लेकिन मुझे हमेशा ही लगता था कि ये जो खेल है ये आगे चलेगा, और वो खेल परसों अतरसों आ गया। वो ये आ गया कि एक खबर आ गई कि भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, इनको 15 अक्टूबर तक की एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी। मैंने उसी दिन अपने पत्रकार दोस्तों को फोन करके कहा कि ये देखिए, खेल ये होगा कि ये इसको दे देंगे, ये एक नूरा कुश्ती हो रही है और ये पहले से तय है, ये पहले से तय है। नहीं तो इतनी डांट खाने के बाद 11 जुलाई को आप दोबारा जाएंगे कि इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, वो हो नहीं सकता था। तो क्या हुआ, बड़ा मजेदार खेल हुआ, जिसको हम कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर, और ये जो कोर्ट्स होती है ना, कोर्ट कचहरियां और नेताओं के जरिए हम जानते हैं। हमारे यहाँ एक क्या कहावत है, गांव के अंदर कहावत होती है कि भैया तू किस लिए जा रहा है, तू 10 किलो यूरिया के लिए जा रहा है, तो ऐसा कर, तू 50 किलो यूरिया की मांग कर, तब तेरे को 10 किलो मिलेगी। इसी को पुराने जमाने में मजाक में कहते थे कि तुमने पिस्तौल का लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस अप्लाई करो, है ना। या हम अपने नेताओं को देखते हैं कि वो किसी चीज का दाम, मान लो उन्होंने सरसों के तेल का दाम जो है वो बढ़ाना है, तो वो क्या करेंगे, 200 से 300 कर देंगे, 200 से 300 कर देंगे, हल्ला होगा। तो उसमें से उन्होंने 250 रुपए ही करने होते हैं, वो 50 रुपए कम कर देंगे। 250 रुपए जो चाहते थे वही वो कर देंगे, और कर दिया उन्होंने 50 रुपए और ज्यादा, और एहसान भी कर दिया पब्लिक पर के एहसान भी कर। सुप्रीम कोर्ट और ये मोदी सरकार ने मिलकर क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, आपके पास कोई आदमी नहीं है, कमाल है, क्या एक ही आदमी की वजह से चल रहा है। अब देखिए आर्गुमेंट किस तरह से हमारे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ। और उसके बाद चलो ऐसा है, 2 महीने नहीं 1 महीने कर लो, यही तो चाहते थे मोदी सरकार, यही चाहती थी। और मोदी सरकार के लिए उसका रहना नहीं रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो उससे तो खुफिया तौर पे भी काम करा सकते थे और कानूनी तौर पर भी उसको एक कंसल्टेंट रख सकते थे। बिल्कुल। भाई क्या जरूरत था कि वो नौकरी कर ही वहां पर रह गए, कंसल्टेंट रख देते कि ये और चाहे आप उसका रोज की फीस 1 लाख रुपए तय कर देते। लेकिन ये मोदी के लिए नाक का सवाल बन गया था। और मोदी के पार्टी के अंदर जो हंगामा हो रहा है कि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा और तुम्हारी पकड़ कमजोर होती जा रही है, मोदी जी ने बताया सुप्रीम कोर्ट अभी भी मेरे कब्जे में है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी मेरे कब्जे में है। भाईजान, जो खेल हो रहा है भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बंधु, बहुत भयानक खेल हो रहा है इस देश के साथ। अगर आप साजिशों को नहीं समझते हैं तो ये मोदी राज कैसे चल रहा है उसको आप समझ ही नहीं सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलानी चाहिए थी, ये जो तीनों चारों बड़े बड़े अफसर गए थे, अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल और 3rd अटॉर्नी जनरल और 4th अटॉर्नी जनरल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए था गेट लॉस्ट। लेकिन क्या हो रहा है, मोदी जी की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, मोदी जी की हम कैसे खिदमत कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार बता रही है। और मैं आपको बता दूं, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, आप बाबरी मस्जिद का फैसला और इस फैसले को रख लीजिए, दोनों एक तरह के फैसले हैं। कोई वहां पर मंदिर नहीं था, वो राम जी का जन्म स्थली नहीं थी, उस मस्जिद को बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, जो कहा जाता है कि राम की जन्मस्थली पर जो जगह थी उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, उसके 50 साल के बाद रामचरितमानस लिखा, उसमें भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया।
लेकिन 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 ये उन्हीं गुंडों लफंगों डिमोलिशर्स को दी जाएगी जिन्होंने उसको तोड़ा था, जिनको जेल में होना चाहिए। फैसले में उन्होंने कहा इन पर क्रिमिनल मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जी तो बिल्कुल बहुत ही अजीब किस्म का था। पूरा आप पढ़ते जाइए आखिरी पैराग्राफ से पहले पहले तक ऐसा लगेगा कि अब ये मस्जिद बनाने के लिए देने वाले हैं वापस। जी जी। और बिल्कुल आखिर में आकर के आखिरी पैराग्राफ में सब कुछ उल्टा सीधा। अच्छा, तो मैं भाईजान बात ये है, आखिरी एक सवाल, एक छोटा सा आखिरी सवाल, बिल्कुल मुख्तसर में चाहूंगा आपसे जवाब। इस सब के बावजूद ये जो इंडिया अलायंस बना है अपोजिशन का, आपको क्या इससे उम्मीद है कि मोदी को ये हरा पाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल ब्रीफ जवाब चाहिए। भाईजान मेरे बंधु, आज फांसीवाद के सामने कोई दिल में भी कहता है ना कि इनका नाश हो, वो क्रांतिकारी काम है। वो क्रांतिकारी काम है और इंडिया इसको कर सकता है। लेकिन मेरे कई राइडर हैं इसके अंदर। हाँ, देखिए ना, ओवैसी साहब को हम सब लोग बहुत वो नहीं मानते हैं, उनको कई बार उसका बी टीम सी टीम क्या क्या कहते हैं। हो भी सकता है, हमने किसी बेडरूम में तो हम जागते नहीं है। हमें तो बहुत सारे मुसलमानी जो अपने आपको इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, जो सुबह से शाम तक तावीज पढ़ते रहते हैं और 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद और क्या क्या पढ़ते रहते हैं, उनको आरएसएस के आस्थाने पर हमने घुटने वो सिजदा करते हुए देखा है। मेरे को उन्होंने एक बात कही है कल परसों किसी इंटरव्यू में ना, कि कांग्रेस ने हमको ये आश्वासन देना होगा कि वो उस तरह की हरकतें नहीं करेंगे कि जो अमित शाह ने जो आज यूएपीए का इस्तेमाल कर रहा है, उस अमेंडमेंट का तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। बिल्कुल किया था। आज जो सारे मेरे दोस्त बंद हैं, हालांकि 2 को रिहाई मिली है आज 2 को रिहाई मिली है, जो प्यारे दोस्तों को, है ना, ठीक है, हाँ, उनको रिहाई मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करती रहेगी दिखाने के लिए, लेकिन सेवा करेगी। हमने कहा चलो यार इतना ही कर डालो, कोई बात नहीं। बात यह है, इसकी कौन गारंटी लेगा? आपका कांग्रेस का आज भी स्पोक्स पर्सन वो है तमिलनाडु वाला क्रिमिनल जिसने सबसे ज्यादा एनकाउंटर कराए थे, क्या नाम है उसका? चिदम्बरम जी। सबसे ज्यादा एनकाउंटर कराए थे। वो है जो अमेरिका का असली दलाल है, असली दलाल, जिसकी वजह से लेफ्ट ने छोड़ी थी जो साझा सरकार थी न्यूक्लियर वाले मामले पर। इसने कितने लोगों को मरवाया था, कितने लोगों। और ये सारे के सारे अमित शाह तो क्या कर रहा है? अमित शाह जो चिदम्बरम जो सारे देकर गया था उनको लागू कर रहा है। तो ये आश्वासन क्या राहुल गांधी देंगे? क्या राहुल गांधी इसके पब्लिक वो मांगेंगे, कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे? जैसे सिखों के कत्लेआम के बारे में उन्होंने माफी मांगी, वो कहेंगे कि हम ऐसा नहीं करेंगे? ये आश्वासन देना पड़ेगा। और राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनल ईमानदारी पर शुबा नहीं है। और हिंदुत्व से लड़ते हुए वो कर्नाटका जीते हैं, इसको समझ लें। अगर हिंदुत्व से नहीं लड़ रहे होते और वहां पर कांग्रेस हिंदुत्व की बी टीम लगती, लोग नहीं चुनते इनको। तो ये बहरहाल कुछ कंडीशंस हैं, कुछ राइडर्स हैं जिस पर आपको बहरहाल कुछ सवालात हैं। लेकिन बहरहाल जो देश का माहौल है उसमें ऐसा लगता है, बहुत लोगों को अच्छी उम्मीद है कि शायद मोदी जी की सरकार जो है वो बदल जाए, और जिस तरह से 26 पार्टियां और अब तो कुछ और ज्यादा बढ़ रही हैं, ये पार्टियां मिलकर के अगर बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़ी करती हैं तो उम्मीदें ऐसी हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस नहीं, एक बात और है, देखिए, इंडिया हो नहीं होगा, ये रुकेंगे नहीं, ये जाएंगे नहीं, ये रुक नहीं सकते हैं। इन्होंने जाना ही है। ये नियति है, ये नियति है तानाशाही की, ये नियति है जुल्म की। बीजेपी आरएसएस सरकार को जाना ही है, ये जाना ही होगा। बहुत नुकसान कराएंगे, बहुत खून खराबा कराएंगे। अभी तो मुसलमान उसको छोड़ के ये जो हिंदू धर्म की व्याख्या को लेके, भाई ये सवाल जैनियों में उठेगा, सिखों में। आप देश के जो धर्म हैं उनको तो बुला लेते हैं, जैन को तो बुला लेते, बौद्ध को बुला लेते, सिखों को तो बुला लेते। तो ये हिंदू मुसलमान में देश को खंडित करने के चक्कर में ये कितनों में खंडित कराएगा ये मोदी, इसको आप गिनिएगा।
जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। वक्त की कमी की वजह से हमें बात यहाँ रोकनी पड़ रही है। आइंदा फिर हम आपसे मिलेंगे और आपसे डिटेल से कुछ और बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।